नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले अध्यायों में हमने चर्चा की जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं पर हम बच्चों चर्चा कर चुके हैं। अब बारी है एक महत्वपूर्ण सेशन की, जो है अभ्यास प्रश्न, और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से बच्चों हम इस पाठ की पुनरावृत्ति भी करेंगे और साथ ही साथ हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन बिंदुओं पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। प्रश्न फिर से, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन मैक्रोफाइट्स, प्लैंकटन, बैक्टीरिया, वायरस। बच्चों, इसके प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए मैं आपको कुछ समय देती हूँ। हाँ बच्चों, आपने सही सोचा। प्रश्न का उत्तर है सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्लैंकटन। ऑप्शन बी, प्लैंकटन। हाँ, प्लैंकटन वो जीव हैं जो सूक्ष्म है, एक कोशिकीय हैं और पानी में पाए जाते हैं। अब प्रश्न के दूसरे सवाल पे हम आते हैं। प्रश्न है, मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्रश्न फिर से, मोनेरा में किस प्रकार का पोषण होता है? पहला स्वपोषी, विषमपोषी, सहजीविता, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोनेरा में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण होता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 किंगडम वर्गीकरण में किस एक किंगडम में नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया तथा मिथेनोजोइक आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है? प्रश्न फिर से, 5 किंगडम वर्गीकरण में किस एक किंगडम में नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया तथा मिथेनोजोइक आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है? पहला ऑप्शन मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई एंड ऑप्शन चौथा प्लांटी। सही जवाब, 5 किंगडम वर्गीकरण में नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया तथा मिथेनोजोइक आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सभी यूकोरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है? प्रश्न फिर से, सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है? प्रश्न का सही उत्तर है सभी एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव हैं उनका संबंध प्रोटिस्टा जगत से होता है। अब अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया था? हाँ बच्चों, 5 जगत का वर्गीकरण किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन 1 आर.एच. व्हिटकर, दूसरा श्री लिनियस, ऑप्शन तीसरा ए रॉक्सबर्ग, ऑप्शन 4 विर्चो या विर्गो। हाँ बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब हम प्रश्न के अगले प्रश्न पे अब हम चर्चा करते हैं। इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक है? इनमें से कौन, हाँ बच्चों ध्यान देंगे, इनमें से कौन प्रोकैरियोट है? पहला ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास, दूसरा यूलोथ्रिक्स, तीसरा बैक्टीरिया एंड चौथा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं। हाँ, बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पौधे की तरह प्रोटिस्टा है? प्रश्न पर ध्यान देंगे, इनमें से कौन पौधे की तरह का प्रोटिस्टा है? यानी ऑप्शन में एक प्रोटिस्टा है जो पौधों की तरह
बर्ताव करता है, बिहेवियर करता है। पहला है ऑप्शन डायेटम, दूसरा अमीबा, तीसरा यूग्लिना और चौथा पैरामीशियम। हाँ बच्चों, सही जवाब है यूग्लिना। यूग्लिना ही एक प्रकार का प्रोटिस्टा है जो पौधे की तरह व्यवहार करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। फफूंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, फफूंद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है ऑप्शन फफूंद यूकैरियोटिक जीव है, दूसरा इनमें जनन जीवाणुओं के द्वारा होता है, तीसरा इनका शरीर हाइफी का बना होता है और चौथा ऑप्शन है फफूंद की भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। हाँ बच्चों, सही जवाब है जो असत्य है, फफूंद की भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। हाँ, फफूंद की जो भित्ति होती है वो हमारी काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, इसीलिए यह कथन असत्य है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। पहला ऑप्शन प्रोटीन परत, दूसरा नाभिकीय अम्ल, तीसरा प्रोटीन और नाभिकीय अम्ल दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। हाँ बच्चों, हम चर्चा कर चुके हैं कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तो वह जो पदार्थ प्रवेश करता है परपोषी के शरीर में वह नाभिकीय अम्ल है। इस प्रकार सही उत्तर नाभिकीय अम्ल है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? हाँ बच्चों, ध्यान देंगे, खाने योग्य कवक इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है अगेरिकस, दूसरा एस्कोबोलस, तीसरा एल्ब्यूगो और चौथा पिथियम। हाँ बच्चों, सही जवाब है हमारा अगेरिकस। अगेरिकस ही खाने योग्य कवक है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। ध्यान देंगे बच्चों, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। और पहला ऑप्शन प्रियॉन्स, दूसरा विषाणु, तीसरा विषाणु और ऑप्शन चौथा जीवाणु भोजी। हाँ बच्चों, सही जवाब है जो सबसे सूक्ष्म कण प्रोटीन युक्त है और संक्रमण करने वाला है वो हमारा प्रियॉन्स है, जिसकी चर्चा हम पाठ में कर चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन एक अच्छे सूचक हैं। लाइकेन एक अच्छे सूचक हैं। पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण के, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण के, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण के और चौथा उपरोक्त सभी। हाँ बच्चों, हम चर्चा कर चुके हैं कि लाइकेन हमारे वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। इस प्रकार हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी कवक डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है अगेरिकस, दूसरा म्यूकर, तीसरा ईस्ट और चौथा पिथियम। हाँ बच्चों, आपने सही पहचाना, सही जवाब है ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी है पहला ऑप्शन एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है। ऑप्शन दूसरा एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। ऑप्शन तीसरा एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है। और ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों ध्यान देंगे, हम चर्चा किए थे पाठ में कि जीवाणु भोजी जो है वो सही उत्तर है कि जीवाणु भोजी एक विषाणु है जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है। इस प्रकार सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है वह जीवाणु भोजी होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, क्षर रूपी जीवाणु कहलाते हैं। प्रश्न हमारा है, क्षर रूपी जीवाणु कहलाते हैं। पहला ऑप्शन कोकाई, दूसरा बैसिलाई, ऑप्शन तीसरा स्पाइरला और चौथा विब्रियो। हाँ बच्चों, ध्यान देंगे, हम चर्चा कर चुके थे पाठ में कि क्षर रूपी जीवाणु हमारे बैसिलाई कहलाते हैं। इस प्रकार सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? ध्यान देंगे, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा प्लांटी। हाँ बच्चों, आपको याद है हमारा माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव है जो मोनेरा जगत से संबंधित है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए मोनेरा। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पादप व जंतु दोनों के लक्षण रखने वाला जीवधारी होता है। प्रश्न फिर से, पादप व जंतु दोनों के लक्षण रखने वाला जीवधारी होता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी माइकोप्लाज्मा, चौथा बैक्टीरियम। हाँ, आपने सही पहचाना, पादप और जंतु दोनों के लक्षण रखने वाला जीवधारी हमारा यूग्लिना है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन बी यूग्लिना। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, HIV जो एक वायरस है, इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रश्न फिर से, HIV का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन ए ssRNA, ऑप्शन बी dsRNA, ऑप्शन सी dsDNA, ऑप्शन डी ssDNA। हाँ बच्चों, आपने सही पहचाना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ssRNA। हाँ, HIV का आनुवांशिक पदार्थ ssRNA होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पादप विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः उपस्थित होता है? प्रश्न फिर से, पादप विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः उपस्थित होता है? ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी कुंडलित केंद्रिका और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। हाँ बच्चों, हम चर्चा कर चुके हैं पाठ में कि पादप विषाणु में समानता RNA उपस्थित होता है। इस प्रकार सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए RNA। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो इन पे चर्चा हम पाठ में कर चुके हैं और कुछ चर्चा हम यहाँ पर संक्षिप्त में करेंगे। प्रश्न है, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न को फिर से समझेंगे बच्चों। वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न यह कह रहा है कि वर्गीकरण की पद्धतियाँ में समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आए हैं, हम इनकी व्याख्या कीजिए। तो इसका हम आंसर की ओर देखते हैं कि जीव जगत का वर्गीकरण के लिए समय समय पर अलग अलग मानदंड दिए गए हैं और जीवों के वर्गीकरण के लिए जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग किया गया है वो अरस्तु ने किया था। इन्होंने पादप को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर 3 भागों में बांटा था। ये क्या क्या थे? ये 3 भाग हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक में हमने सबसे छोटे पौधों को रखा था जो जमीन से समानतः सटे होते हैं। झाड़ी में हमने मध्यम वर्ग के पौधों को रखा था और वृक्ष में के अंतर्गत इन्होंने काष्ठीय वृक्षों को रखा था। अब अगला है जंतु जगत। जंतु जगत को लाल रत्न की उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। पहला अनाइमा और दूसरा इनाइमा। अनाइमा के अंतर्गत ऐसे जंतुओं को रखा गया था जिनमें लाल रक्तकण RBC अनुपस्थित थे और इनाइमा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया था जिनमें RBC उपस्थित थे। अब वर्गीकरण की अगली पद्धति आई द्विव जगत वर्गीकरण की पद्धति, जिसे हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह क्लासिफिकेशन की पद्धति
लिनियस के द्वारा दी गई थी और इन्होंने जीव जगत को 2 भागों में बांटा। पहला पादप जगत और दूसरा प्राणी जगत। हम अगला स्लाइड में देख रहे हैं। जीव जगत की यह पद्धति के बाद आर.एच. व्हिटकर ने वर्गीकरण की 5 किंगडम पद्धति विकसित की और यह 5 किंगडम जो वर्गीकरण की पद्धति है, पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। इनकी विस्तृत चर्चा हम पाठ में कर चुके हैं। यहाँ हम संक्षिप्त में देख रहे हैं कि किस प्रकार समयानुसार वर्गीकरण में बदलाव आया। पहले द्विज जगत की पद्धति आई, अरस्तु ने बांटा, फिर उसके बाद लिनियस ने बांटा और किस प्रकार आर.एच. व्हिटकर के द्वारा वर्गीकरण की पद्धति आई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखें। प्रश्न फिर से, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखें। प्रश्न है, परपोषी बैक्टीरिया यानी कि परपोषी बैक्टीरिया किस प्रकार हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन्हें बताना है। तो उत्तर है, हम जानते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वह विषमपोषी हैं और यह अपघटक का काम करते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में किया जाता है। क्यों? यह डिकम्पोजर होते हैं जो मृत शरीरों और जैविक कचरों को विघटित करने का काम करते हैं और इन्हें यह फिर से मिट्टी में बदलते हैं और इन जैविक पदार्थों का पुनः उपयोग किया जाता है। ये सीवेज निपटान, खाद्य उत्पादन और अन्य कार्यों में भी सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया सहजीवी हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। सहजीवी बैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सिंग में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड, दही, पनीर, मक्खन, सिरका और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया जिनके उदाहरण हैं स्यूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास और कुछ अन्य बैक्टीरिया हैं जिनका उपयोग सीरम के रूप में, टीके के रूप में, बीटा एंजाइम के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में और अन्य उत्पादन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, आद्य बैक्टीरिया। हमें बताना है कि आद्य बैक्टीरिया किस प्रकार आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इनके उत्तर पे हम चर्चा करेंगे। आद्य बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया का उपयोग खाद्य तथा मल से गोबर गैस बनाने में किया जाता है और ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके आंत में पाया जाता है और ये सेलुलोज का किण्वन का कारण करते हैं। आर्की बैक्टीरिया गाय और भैंस जैसे जुगाली करने वाले पशुओं के आंत में पाए जाते हैं और ये पाचन में सहायता करते हैं। इस प्रकार हमने देखा परपोषी बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डायएटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। हाँ बच्चों, प्रश्न हमारा है डायएटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। हम उत्तर पे चर्चा करेंगे। डायएटम की कोशिका भित्ति में सेलुलोज होती है जिसके बीच बीच में शीशे की तरह सिलिका होती है। डायएटम की कोशिका भित्ति 2 भागों में बटी होती है। इसकी आधी भित्ति दूसरी भित्ति पर इस प्रकार चढ़ी रहती है जैसे साबुनदानी का ढक्कन या पेट्री प्लेट। डायएटम अपने पीछे बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति छोड़ जाते हैं और करोड़ों वर्ष से डायएटम की यह भित्ति समुद्र सतह पर जमा होती रहती है और इसी विशाल भंडार को हम डायएटमी मृत्तिका या डायमेटस अर्थ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैवाल पुष्पन या एल्गल ब्लूम तथा लाल तरंगे रेड टाइड्स क्या दर्शाती है। प्रश्न फिर से बच्चों, शैवाल पुष्पम तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती है। अब हम उत्तर पर चर्चा करेंगे। हमारा उत्तर है शैवाल पुष्पम से हम यही समझते हैं कि शैवाल जो प्रदूषित जल में अत्यधिक तेजी से वृद्धि करते हैं और यह ऊपरी सतह पर एक जेलीनुमा आवरण बनाते हैं और यह मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल के द्वारा होती है। इसे ही हम शैवाल पुष्पम कहते हैं। लाल तरंगे क्या है? लाल तरंगे
हमारी डायनोफ्लैजिलेट्स, जैसे इसका एक उदाहरण है गनुकुलेक्स, ये तीव्र गुणन से समुद्र तल पर वृद्धि करती है, जिससे क्या होती है कि समुद्र तल का जो जल वो लाल हो जाती है और यही तरंगे लाल तरंगे कहलाती हैं। इनसे निकली हुई विषाक्त पदार्थों के कारण अन्य समुद्री जानवर जैसे कि मछली मर भी जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा शैवाल पुष्पम और लाल तरंगों के बारे में। अब हमारा अगला प्रश्न है, वायरस से वीरोइड कैसे भिन्न है? हाँ बच्चों, प्रश्न यह कह रहा है कि वायरस से वीरोइड कैसे भिन्न है। अब हम इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। वायरस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि वायरस हमारे एक कोशिकीय जीव हैं जो सजीव कोशिका के बाहर क्रिस्टल के रूप में तो रहते हैं, परंतु जब ये जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो इन्हें संक्रमित करते हैं और इसी की मशीनरी का प्रयोग करके ये तेज़ी से अपनी प्रतिलिपि तैयार करने लगते हैं और ये पोषक कोशिका को नष्ट कर देते हैं। वायरस बीमारियां फैलाती हैं और वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं इन्फ्लुएंजा, पीलिया, हर्पिस, जुकाम, एड्स इत्यादि। अब हम देखते हैं वायराइड्स पर। वायराइड्स क्या है? तो वायराइड्स आपको पता है कि यह कम अनुभार वाला नग्न आरएनए है। इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। यह वायरस से भी छोटा तथा सरल है। इसके आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कुछ 100 तक होती है, परंतु ये वायरस के समान ही जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इनका अस्तित्व सिर्फ पोषक कोशिकाओं में ही संभव है। वायराइड्स के उदाहरण हैं एवोकाडो सनब्लोच वायराइड्स, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड्स। इस प्रकार हमने चर्चा की वायराइड्स और वायरस किस प्रकार भिन्न है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न फिर से, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब हम इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। आपको पता है बच्चों, प्रोटोजोआ को, फाइलम प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और चौथा स्पोरोजोअन्स। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम पाठ में कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ हम संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे कि प्रोटोजोआ के जो 4 समूह हैं वो है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पादप स्वपोषी हैं। क्या आप कुछ ऐसे पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी हैं? हाँ बच्चों, आपको पता है, हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था कि पादप स्वपोषी होते हैं, परंतु कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो परपोषी हैं। अब हम इस पर चर्चा करते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं। कुछ पौधे पूर्ण रूप से विषमपोषी होते हैं। ये दूसरे पौधों पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे अमरबेल। इसके अलावा कुछ प्रकाश संश्लेषी पौधे कीटभक्षी भी होते हैं, जैसे पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट, सनड्यू, जिसे आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए तथा इनका बाह्य कोशिकीय पाचन विधि करने के लिए और नाइट्रोजनी पदार्थ को अवशोषित करने के लिए तरह तरह के साधन विकसित कर लिए हैं। यानी कि इनके अंदर अनुकूलन पाया जाता है, जिससे ये कीटों को आकर्षित करते हैं और इनके नाइट्रोजनी पदार्थ को अवशोषित करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शैवलांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता चलता है? प्रश्न फिर से बच्चों, शैवलांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता चलता है? अब हम इसके उत्तर की ओर देखते हैं। हम पिछले अध्यायों में लाइकेन पर चर्चा कर चुके हैं। आपको पता है लाइकेन शैवाल तथा कवक का सहजीवी सहवास अर्थात
पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को हम सेबलांश कहते हैं तथा लाइकेन के कवक घटक को हम कवकांश या माइक्रोबायंट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। अर्थात लाइकेन का जो सेबलांश घटक है वह स्वपोषी होता है और इसका जो कवकांश घटक है वह परपोषी होता है। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषण करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। इतना ही नहीं, यह खनिज एवं जल का भी अवशोषण करता है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कवक के यानी फंजाई जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करें। प्रश्न फिर से बच्चों, कवक जगत के जो वर्ग हैं उनका तुलनात्मक विवरण हम विभिन्न बिंदुओं पर करें। पहला क्या है? पोषण की विधि। अब हम इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। आपको पता है कि जो कवक जगत है उसमें विषम पोषी पोषण की विधि पाई जाती है और यह पोषण भी कई प्रकार से होती है कवकों के अंदर। पहला है सैप्रोफाइटिक, जिसे हम मित्रोजीवी कहते हैं, अर्थात यह मृत सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा है पैरासिटिक या परजीवी, अर्थात या किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और उनके ऊपर उनको नुकसान पहुंचा के उनसे भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा है सिम्बायोटिक सहजीवी, जिसका उदाहरण है लाइकेन, यानी कि यह कवक का ऐसा संबंध किसी जीव के साथ में जिसमें परस्पर दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। अब हम इस पे विभिन्न वर्गों के रूप में चर्चा करते हैं। फाइकोमैसिटीज वर्ग को देखते हैं। फाइकोमैसिटीज मुख्यतः परजीवी तथा मृत्युपजीवी होते हैं। ये मुख्यतः पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम शैवालीय कवक भी कहते हैं। ये सड़ी हुई लकड़ी जो नम स्थानों पर रहती है उन पर पाए जाते हैं। कुछ सदस्य ऑब्लिगेट परजीवी के रूप में पौधों पर भी पाए जाते हैं। अब हम अगले वर्ग पे चर्चा करते हैं। अगला वर्ग है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज ये प्रायः मृत्युपजीवी होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और यह परजीवी या क्रोप्रोफिलस अर्थात गोबर पे उगने वाले होते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं बेसिडियोमाइसीट पर। बेसिडियोमाइसीट को हम गदादार कवक या क्लब फंजाई भी कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मशरूम, एगेरिकस, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, रस्ट, अस्मट आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रायः भूमि, लकड़ी के लट्ठों, वृक्षों की ठूंठ पर या परजीवी के रूप में या अन्य पौधों पर पाए जाते हैं। और हम जो देख रहे हैं गेरुआ रोग या स्मट रोग, ये हमारे बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के ही कवक हैं। अगला वर्ग है ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसके जो सदस्य होते हैं वो मृत्युपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। ज़्यादातर इसके सदस्य डिकम्पोजर्स के रूप में कार्य करते हैं और ये मिनरल चक्र में सहायता प्रदान करते हैं। और इसके उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, हेलियनथोस्पोरियम, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा इत्यादि। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में चर्चा की विभिन्न पोषण की विधियां के बारे में कि कवक में किस प्रकार की पोषण की विधियां होती हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण हम करें जनन की विधियां पर। अब हम जनन की विधि पर चर्चा करते हैं। कवक जगत के जो जीव हैं इनमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। अब हम विभिन्न वर्गों के रूप में इनका तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं फाइकोमैसिटीज। फाइटोमैसिटीज जो हाइफी के रूप में होते हैं और इनके हाइफी पटरहित होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होता है जिन्हें हम स्पोरेजिओस्पोर्स कहते हैं, तथा इनमें लैंगिक जनन जो बीजाणु होते हैं इन्हें हम जाइगोस्पोर्स कहते हैं। फाइकोमैसिटीज वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं ट्राइजोपस, म्यूकर इत्यादि।
अब हम एस्कोमैसिटीज वर्ग को देखते हैं। एस्कोमैसिटीज वर्ग के जो हाइफी होते हैं वो पटयुक्त होते हैं और इनके लैंगिक बीजाणु को कॉनिडिया ऑर्थोस्पोर होते हैं। इनके लैंगिक बीजाणु हैं एस्कोस्पोर्स और एस्कोमैसिटीज वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं पेनिसिलियम, सैक्रोमैसिटीज। अब हम बैसिडियोमैसिटीज पर चर्चा करें तो बैसिडियोमैसिटीज के जो हाइफी होते हैं वो पटयुक्त होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन नहीं के बराबर होता है और इनमें जो लैंगिक बीजाणु होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। बैसिडियोमैसिटीज वर्ग के प्रमुख उदाहरण है एगैरेकिकस, पक्सिनिया। अब हम ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग पर चर्चा करते हैं। इसके जो हाइफी होते हैं वे पटयुक्त होते हैं। इनके अलैंगिक बीजाणु हैं कॉनिडिया ऑर्थोस्पोर्स। लैंगिक बीजाणु इनमें अनुपस्थित होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं अल्टरनेरिया, कैंडिडा। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि कवक वर्ग के जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें जनन की विधियां किस प्रकार से हो रही है और हमने उनके लैंगिक और अलैंगिक बीजाणु पर चर्चा की। तो इस प्रकार हमने पाठ पे चर्चा की, पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ध्यान से पढ़े होंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया होगा। आगे की चर्चा में बच्चों हम अगले अध्याय में करेंगे। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।